आज के समय में पावर की डिजायर कौन नहीं रखता। कौन नहीं चाहता कि समाज में सभी आपकी इज्जत करें, आपकी बातों की कदर करें। ऐसे कुछ लोग भीड़ में अपने लिए एक स्पेशल जगह बना लेते हैं। क्या ऐसा खास है उनके पास जो आपके पास नहीं है? कैसे वो इतना कॉन्फिडेंट रहते हैं? क्या वो सच में इतने प्रभावशाली हैं या फिर लोगों को मैनिपुलेट करने की ट्रिक्स हैं उनके पास? वो कैसे सोचते हैं? चलो दोस्तों, इन्हीं सभी सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं 48 लॉज ऑफ पावर बुक की मदद से, जिसे रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों, मेरा नाम सागर सिल्वर है। इस बुक को समझने के लिए हमें दुनिया को देखने का अपना नजरिया बदलना होगा। जैसा कि हम सोचते हैं कि हम अच्छे हैं तो सभी अच्छे होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आज का समाज ईर्ष्या, लालच, नफरत और स्वार्थ से भरा हुआ। जैसा कि निकोलो मैकियावेली ने कहा है कि जो व्यक्ति हमेशा अच्छा बनने की कोशिश करता है, बहुसंख्यक बुरे लोगों की दुनिया में उसका विनाश तय है। बाहर से तो आपको अच्छा दिखना होगा, लेकिन अंदर से आपको समझदारी सीखनी होगी और वही करना होगा जिसकी सलाह नेपोलियन ने दी थी। अपने लोहे के हाथों को मखमल के दस्तानों में छुपा कर रखें। इसके लिए हमें कुछ सूक्ष्म और अप्रत्यक्ष कलाओं में महारत हासिल करनी होगी, जैसे प्रलोभन, सम्मोहन, धोखा और चतुराई, जिनका इस्तेमाल करके हम अपने विरोधियों को दबा सकें तथा पावर को महसूस कर सकें। इन कलाओं का इस्तेमाल करके आप दूसरों से अपने काम निकलवा सकते हैं, उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं बिना उन्हें इस बात का एहसास कराए। इस बुक से हम समझेंगे कि कैसे अपनी एक नेक छवि बनाकर हम अपने स्वार्थ को सिद्ध कर सकते हैं, और यह भी सीखेंगे कि हमारी पुरानी गलतियों से हमने क्या अनुभव लिया है, हमने क्या सीखा है, हमारे मित्रों का क्या एक्शन था, हमारा क्या एक्शन था, हमारा क्या एक्शन होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू 48 लॉज ऑफ पावर बुक। अगर आप इन सिद्धांतों पर अमल करते हैं तो आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में आप काफ़ी सफल हो सकते हैं। अब हम एक एक करके इस बुक के सभी लॉज को विद एग्जाम्पल्स और इजी लैंग्वेज में डिकोड करने की कोशिश करते हैं, जिसकी शुरुआत हम इस बुक के आखिरी लॉज से करेंगे। तो इस बुक का आखिरी लॉ, जो कि लॉ 48 है, जो कहता है एज्यूम फॉर्मलेसनेस, या निराकार बने रहें। इस सिद्धांत के अनुसार अगर आपका स्वरूप, योजनाएं, अपीयरेंस या एक्टिविटी हमेशा एक तरह की हो या एक जैसी बनी रहे तो आपके शत्रु के लिए आपको टारगेट करना इजी हो जाता है, और वह पहले से ही आपकी योजनाओं को भांपकर आपको क्षति पहुंचा सकता है। जैसा कि हमने इतिहास से सीखा, कोई भी इंसान, सभ्यता या देश अगर समय के डिमांड के अनुसार अपने आप को चेंज नहीं करता, नए माहौल को अडेप्ट नहीं करता, तो समय के साथ उसका पतन निश्चित है। इस चीज को हम एथेंस और स्पार्टन्स के एग्जाम्पल से समझते हैं, जहां एक तरफ एथेंस ने समय की नजाकत को समझते हुए नई क्रिएटिविटी, सोशल फॉर्म्स, ओकेजन्स एंड आर्ट को अडेप्ट किया और समृद्ध समुद्री क्षेत्रों में अपना विस्तार किया, अपने आसपास के राज्यों को जीतकर नई कॉलोनियां बनाई, ट्रेडिंग स्किल डेवलप की और एक ग्रेट मर्चेंट के रूप में उभरे। वहीं दूसरी तरफ स्पार्टन्स, जो कि अपने कैरेक्टर में थोड़े रिजिड थे, इसीलिए उन्होंने एक ऐसी सोसाइटी बनाई जहां सिर्फ युद्ध के लिए योद्धाओं को ट्रेन किया जाता था। उनमें इतनी क्षमता थी कि वह अपने से 10 गुना तक की सेना को इजीली हरा सकते थे। स्पार्टन सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहते थे। उन्होंने कभी कोई ट्रेड नहीं की, नई चीज़ों को नहीं सीखा, नए माहौल में नहीं ढले, एंटरटेनमेंट को नहीं अपनाया। इतना ही नहीं, वेल्थ को तो वो योद्धाओं के लिए एक कमजोरी मानते थे। 431 बीसी में एथेंस और स्पार्टन्स के बीच में युद्ध हुआ, जो 20 साल चला, जिसमें हालांकि स्पार्टन्स ने एथेंस को हरा दिया, लेकिन यह जीत ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई। स्पार्टन्स के पास एक बहुत बड़ा एम्पायर था संभालने के लिए, लेकिन इस एम्पायर को बनाए रखने के लिए स्पार्टन्स के पास पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ट्रेडिंग ये स्किल तो थी ही नहीं, क्योंकि इन्होंने इनको कभी डेवलप ही नहीं की। साथ ही स्पार्टन्स ऐसी लग्जरी लाइफ से वंचित थे। एथेंस की ऐसी चमक धमक वाली लाइफ देखकर स्पार्टन्स आश्चर्यचकित रह गए। स्पार्टन्स अपने डिसिप्लिन से भटकने लगे और करप्शन नाम का कीड़ा स्पार्टन्स के राजाओं में पनपा, जिससे स्पार्टन्स कमजोर होते चले गए और युद्ध के लगभग 30 साल बाद स्पार्टन्स को थेबिस के युद्ध में एक बुरी हार का सामना करना पड़ा और रातों रात एक शक्तिशाली साम्राज्य कोलैप्स हो गया और फिर कभी नहीं उठा। हमने देखा कि स्पार्टन्स की हार का मुख्य कारण उनका रिजिड बने रहना था, नई चीजों को न अपनाना था, जबकि एथेंस के साथ इसका बिल्कुल विपरीत था। इसी तरह हम नोकिया कंपनी को तो जानते ही हैं दोस्तों, जो सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रही है।
जिसने लगभग एक टाइम पर पूरे वर्ल्ड का 60% मोबाइल मार्केट कैप्चर कर रखा था। लेकिन 2011 में कंपनी का एंड्रॉयड को न अपनाना इनके डाउनफॉल का सबसे बड़ा कारण बना। नोकिया के रिजिड बिहेवियर के कारण उन्हें मोबाइल मार्केट की मोनोपोली से हाथ धोना पड़ा, जबकि इसके विपरीत सैमसंग ने एंड्रॉयड को अपनाया क्योंकि वह समय की डिमांड थी और नोकिया की जगह ले ली। दोस्तों, इसी तरह अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स में, गेम में अपने खेलने का तरीका, अपनी योजनाएं हमेशा एक जैसी रखते हो तो आपके शत्रु के लिए आपका गेम समझ के आपको मात देना विल बी लाइक अ केक ऑफ वॉक। ऑन द अदर हैंड, अगर आपकी स्ट्रेटजी अस्पष्ट होंगी, बदलती रहेंगी, तो आपको डिफीट करना विल बी अ हार्ड नट टू क्रैक। युद्ध क्षेत्र में वही सेनापति हर युद्ध को जीत लेता है जिसकी योजना समय के अनुसार बदलती रहती है। इन एग्जाम्पल्स से हमने सीखा कि फ्लेक्सिबिलिटी कितना पावरफुल टूल है पावर का, फिर चाहे वह फ्लेक्सिबिलिटी हैबिट से रिलेटेड हो या अडेप्टेबिलिटी से रिलेटेड। अक्सर हम देखते हैं दोस्तों, यंग पीपल आर मोर पावरफुल देन ओल्डर, क्योंकि यंग पीपल आर मोर फ्लेक्सिबल। उनमें क्षमता होती है रिस्क लेने की, समाज के ऑर्थोडॉक्स प्रिंसिपल्स को चैलेंज करने की, कुछ नया सीखने, बदलाव लाने की, जबकि ओल्डर पीपल समय के साथ साथ रिजिड हो जाते हैं। अतः इंसान को पानी या मरकरी की तरह आकारहीन होना चाहिए, जिसे जिस भी माहौल में डाल लें वो उसी माहौल का होके रह जाए, अपने आप को चेंज कर ले, फ्लेक्सिबल हो। इस तरह के लोगों की दुनिया इज्जत करती है दोस्तों। इस लॉ को अपनाने से यू विल अचीव अ स्टेयर ऑफ पावर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें दोस्तों।